बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप मेरे लेक्चर्स थारोली देख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ रेजोनेंस थ्योरी। आई होप कि आप लोग इस टॉपिक के हवाले से अपनी प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत जानते होंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया या उसको वॉच नहीं किया तो इसी चैनल के अंदर आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, उसको पहले देख लें, क्योंकि रेजोनेंस जो है वो प्योरली बेस करती है ऑन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और रेजोनेंस थ्योरी जो है इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है आगे। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो एज आई सेड, टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रेजोनेंस थ्योरी। योर क्लास इज़ BS ऑनर केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट। कोर्स टाइटल एज यू नो फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट वी विल स्टडी अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ रेजोनेंस थ्योरी। हर टॉपिक, हर थ्योरी की कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है। जैसे हमने पीछे हाइब्रिडाइजेशन या ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से पढ़ा, तो उसमें एक प्रॉब्लम थी, उसको रिजॉल्व करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और उस हवाले से हमने उसको डिस्कस किया। सिमिलरली रेजोनेंस थ्योरी के क्यों ज़रूरी थी, ठीक है। डेफिनेटली जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, दे आर फेसिंग सर्टन काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर्स। सो उस हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे, यानी कि उसके बैकग्राउंड के हवाले से। देन हम डायरेक्टली अपनी थ्योरी के ऊपर आ जाएंगे, एंड वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड फीचर्स रिगार्डिंग रेजोनेंस. Similarly, there are some rules in order to write the resonance contributing structures. We will also explain these rules one by one by giving certain examples. And finally, we will answer the question that is how to decide the stability of a resonance contributing structure. यहाँ पे हम अपने लेक्चर को सम अप कर देंगे। सो बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों के इल्म में है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जिनके लिए हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। मैनी टाइम्स मोर देन वन इक्विवेलेंट लीनियर स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन फॉर अ मॉलिक्यूल और आयन। ठीक हो गया। अब जैसे ही मैंने इस चीज़ का जिक्र किया, फौरी तौर पे आपके जहन में बेंजीन का स्ट्रक्चर आ गया होगा। बेंजीन के दो स्ट्रक्चर लिखते हैं आप लोग, इसको आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा कार्बोनेट एक मॉलिक्यूल है, उसको यहाँ पे मैं एज अ बैकग्राउंड एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करता हूँ। कार्बोनेट आयन के हवाले से देखें तो हम कार्बोनेट के तीन जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं या लीवर स्ट्रक्चर वो लिख सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट में अगर आप देखें तो ये तीन स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो हमारे पास एट अ टाइम 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन न्यूट्रल है। तो हम इस स्ट्रक्चर को या इन नेगेटिव चार्ज को अमंग दीज 3 कार्बन एटम इन तीन स्ट्रक्चर्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट हैं अगर हम ऑक्सीजन को लेबल कर लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड के साथ इस ऑक्सीजन को स्पेसिफाई किया है, ठीक है। अब हम कहें कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे फिक्स है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन के बजाय इस ऑक्सीजन पे चला जाता है। सिमिलरली तीसरे स्ट्रक्चर के अंदर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। और यही सारी सूरत हाल इस नेगेटिव चार्ज के साथ है कि पहले इस नेगेटिव चार्ज के साथ है कि ये पहले इस ऑक्सीजन के ऊपर है, फिर ये इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, एंड फाइनली वो दोबारा रिपीट हुआ इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक हो गया। तो इस तरह हम ये तीन डिफरेंट बट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कार्बोनेट के हवाले से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ जो चीज़ें ऑब्वियस हैं, दैट इज़ ईच एटम हैज़ अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी कि अगर आप कोई भी एटम ले लें, बेसिकली यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन एटम है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो वो यही बताती है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो या लोन पेयर हों, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
ठीक है ना, और जो एटम होता है वो सेंटर के अंदर होता है। तो यहाँ से हम इसका वैलेंस शेल जो है वो देख सकते हैं। कार्बन जो है, कार्बन के वैलेंस शेल में यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन जो डबली बॉन्डेड है तो यहाँ पे भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? 2 इसके पास लोन पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, और प्लस ये एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ज़ाहिरी बात है सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए भी काउंट होंगे, ऑक्सीजन के लिए भी काउंट होंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब एज़ पर लीवर स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है, इसलिए हम इसको क्या है नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया जाएगा। यहाँ पे यही सिचुएशन जो इस ऑक्सीजन के साथ है वो इसका ऑक्सीजन के साथ है। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हम इसके लिख सकते हैं, और हर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। नेगेटिव चार्ज के हवाले से 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और एक ये सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी मौजूद हैं। सिमिलरली दूसरी ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज कैरी करती है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हर एटम के पास है, तो ये समझ लें बोनाफाइड लीवर स्ट्रक्चर है। सिमिलरली अब हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट करना हो तो हमें एटम्स की पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने इलेक्ट्रॉन को मूव किया है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में गए हैं तो पाई बॉन्ड अब हमने यहाँ कर दिया, और इसको ये नेगेटिव चार्ज को इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर लिख दिया है, और ये जो डबल बॉन्ड है इसको ऑक्सीजन के ऊपर ले गए हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन कन्वर्ट द वन स्ट्रक्चर इनटू एनी अदर स्ट्रक्चर बाय चेंजिंग ओनली द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये हम आगे आपको एरोज़ के साथ फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। सो वी डू नॉट नीड टू चेंज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई। अब देख लें यहाँ पे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ़ वी मूव द इलेक्ट्रॉन पेयर एज इंडिकेटेड बाय द एरो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इसको हमने मूव किया इस ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे ये जो पाइप बॉन्ड था इसको मूव किया इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब स्ट्रक्चर 1 को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इनटू स्ट्रक्चर 2 बाय ओनली मूविंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। सिमिलरली हम स्ट्रक्चर 2 को स्ट्रक्चर 3 के अंदर ले के जा सकते हैं। अब हमने इस जो नेगेटिव चार्ज का रिस्पॉन्सिबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ शिफ्ट किया, तो पाई बॉन्ड यहाँ हो गया, और ये जो पाई बॉन्ड था इसको शिफ्ट किया ऑक्सीजन के ऊपर, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तो ये तय पा गया कि यहाँ पे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो हम एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं ओनली बाय मूविंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके लिए हमें जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता है कि कार्बन ऑक्सीजन अगर सिग्मा बॉन्ड हो वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, और कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है, ठीक है। सो अगर हम इन स्ट्रक्चर्स के अंदर देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक वक्त में एक स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई करना चाहें तो एक जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन की वो डबल के इक्वल आनी चाहिए, और 2 कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ के इक्वल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हमने इसका एक्सरे एनालिसिस किया, यानी कि XRD एनालिसिस, ये XRD एक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको डिटेल्स में अब अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। समझ लें हमने इसका एक्सरे किया, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द बॉन्ड लेंथ। सो कार्बोनेट के अंदर जितने भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड थे वो एक जैसी लेंथ के थे, यानी कि ये नहीं था कि एक डबल बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, नो, तमाम जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या थी, एक जैसी थी। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, ठीक है ना, और इसको हम नहीं जुटला सकते, वो जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर लिखे हैं वो हमने थ्योरेटिकली लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर हमने वहाँ पे लिखे हैं वो इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को जस्टिफाई नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि कोई जो कार्बोनेट का रियल स्ट्रक्चर है या एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इनमें से किसी जैसा भी नहीं है, ठीक हो गया।
इसका मतलब क्या, कोई स्ट्रक्चर भी करेक्ट नहीं है। तो अगर स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है तो फिर हम रिप्रेजेंटेशन हमारी रॉन्ग होगी, तो फिर इसको क्या करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोनेट आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी, स्ट्रक्चर सी, तीनों स्ट्रक्चर जो हैं वो हमारी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। कार्बोनेट एनाइन के अलावा अगर हम बात करें या जनरली बात करें कि हाउ टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल एनाइन फॉर विच नो सिंगल लीवर स्ट्रक्चर इज एडुकेट, क्योंकि यहाँ पे कोई इन तीनों में से एक स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है जो जिसको हम एडिकेट या करेक्ट स्ट्रक्चर मान लें, तो फिर उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे। इसका जो आंसर मिलता है इस क्वेश्चन का वो मिलता है हमें थ्योरी ऑफ रेजोनेंस विच वाज प्रपोज्ड बाय लिनस पॉलिंग इन 1930। अब ये थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैनी मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय राइटिंग 2 और मोर लीवर स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया, एंड कंसिडरिंग द रियल मॉलिक्यूल आर आयन टू बी कंपोजिट ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब क्या है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के लिख सकते हैं, और जो रियल स्ट्रक्चर है उसको इन तमाम स्ट्रक्चर का कंपोजिट कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, कंसीडरिंग द रियल मॉलिक्यूल आर आइन टू बी अ कंपोजिट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि उस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इन तीनों का कंपोजिट होगा, लेकिन उसको पेपर के ऊपर हम नहीं लिख सकते। ठीक हो गया, तो ये चीज़ क्लियर होगी। इसका मतलब जो लिखे हुए स्ट्रक्चर हैं वो करेक्ट एज़ फार एज़ थ्योरी कंसर्न है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिजेंबल करते हैं, और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा वो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर्स हमने ड्रा किए हैं लीवर स्ट्रक्चर, उन सब का क्या होगा, कंपोजिट होगा। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेंगे। जो इंडिविजुअल लीवर स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। जो जिस तरह कार्बोनेट के लिए हमने 3 स्ट्रक्चर लिखे तो इनको हम क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के अलावा रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है, सिंपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर भी कहा जाता है, या कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहा जाता है। तो अब इस टर्म को जानने के बाद रेजोनेंस की जो पिक्चर हमारे पास बनती है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल मॉलिक्यूल एज अ वेट एवरेज ऑफ 2 और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक हो गया, तो रेजोनेंस बेसिकली क्या है कि हमने वो मॉलिक्यूल्स या आयन जिनके एक से ज़्यादा लीवर स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं उनको क्या करना है, उस रियल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है उन स्ट्रक्चर को लिखने के बाद, और जो रियल मॉलिक्यूल है उसको एज अ वेट एवरेज शो करना है उन जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रियल मॉलिक्यूल जो है आयन जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है उसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड का। अब कुछ जो पॉइंट्स हैं रेजोनेंस के हवाले से वो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितनी भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं, नन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन फॉर अ मॉलिक्यूल और आयन, क्योंकि ये साबित हो गया है कार्बोनेट के केस में हमने 3 स्ट्रक्चर लिखे और उसमें हमने एक डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन शो किया और 2 सिंगल बॉन्ड शो किए, लेकिन XRD एनालिसिस ने कहा कि जनाब कोई भी डबल बॉन्ड के इक्वल लेंथ नहीं है और किसी भी सिग्मा बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड के इक्वल लेंथ नहीं है, सभी जो बॉन्ड हैं उनकी इक्वल लेंथ है, जो कि स्ट्रक्चर उसको जस्टिफाई नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम बेसिकली रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं वो रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल की नहीं है, बल्कि थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम सिमिलैरिटी की बेस पे लिखते हैं। Similarly, none will be in complete accord with the physical and chemical properties of the substance। तो इसका मतलब क्या है कि किसी एक स्ट्रक्चर को मान के आप उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने बात की कार्बोनेट के केस में, हम उसकी बॉन्ड लेंथ जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी एक स्ट्रक्चर को भी पकड़ लें। हम कहेंगे इन तीनों स्ट्रक्चर का ये बेसिकली जो रियल स्ट्रक्चर है कंपोजिट है, और जो एक्सपेरिमेंटल जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो उस कंपोजिट स्ट्रक्चर को के अकॉर्डिंग है, नॉट द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर विच वी आर राइटिंग नाउ। और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल और आयन है उसको हम पेपर के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते। हाँ, हम कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड जो है उसको लिखने की। द एक्चुअल मॉलिक्यूल और आयन विल बी बेटर रिप्रेजेंटेड बाय अ हाइब्रिड दैट इज़ एवरेज ऑफ दी स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर।
ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हम लिखते हैं ये सिर्फ पेपर पे होते हैं। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है इन सब से सिमिलर तो होता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन आइडेंटिकल टू नन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया। अब है कि ठीक हो गया, बात समझ आ गई कि ऐसे मॉलिक्यूल आयन जिनके हम स्ट्रक्चर नहीं, लीवर स्ट्रक्चर जिनको जस्टिफाई नहीं करते एज़ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, या ऐसे मॉलिक्यूल्स आयन जिनके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर बेसिकली सिर्फ पेपर पे होते हैं और रियल मॉलिक्यूल उनका वेट एवरेज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर मस्ट बी सर्टन सेट ऑफ प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू राइट एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अब वो रूल क्या है? सबसे पहला रूल या पहली आप कंसीडरेशन है जो हम बात कर रहे हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो पेपर के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं और इनको हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं बाय डबल हेडेड एरो। ठीक हो गया। ये बात ज़हन में रहे कि समटाइम हम बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं कि डबल एरो लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि बेसिकली इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने के लिए हम लिखते हैं। लेकिन जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के दरमियान जो है आपने क्या लिखना है? डबल हेडेड एरो लिखना है। अब दूसरा जो मेन पॉइंट है कि वी आर ओनली अलाउड टू मूव इलेक्ट्रॉन इन राइटिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर सकते हैं, जो पोजीशन ऑफ एटम है वो हम चेंज नहीं कर सकते। जो न्यूक्लियर की पोजीशन है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द एटम मस्ट रिमेन सेम इन ऑल द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली ये हमारा समझ लें कि ये कैटाइन है। ठीक है। तो यहाँ पे जो डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग में हमने कॉन्जुगेशन के हवाले से सिस्टम्स पढ़े थे, तो ये सेकंड सिस्टम की एग्जांपल है जिसमें डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जाहिर बात है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी एटॉमिक ऑर्बिटल है तो डीलोकलाइजेशन हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है विद ऑन दिस कार्बन एटम और ये डबल बॉन्ड आ जाता है। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसके ऊपर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी। चूँकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन से अवे मूव की है तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। इस कार्बन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी इसके पास डबल बॉन्ड है और इस स्ट्रक्चर में भी इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। तो एक्चुअल जिसको फ़र्क पड़ेगा वो टर्मिनल कार्बन है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें CH3 CH CH CH2 CH3 CH CH CH2, तो इसका मतलब क्या है कि हमने न्यूक्लियाई को की पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो ये दोनों आपस में रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें क्या ये रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का, तो आंसर क्या है? दैट इज़ नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें कि हमने क्या किया है, हमने एक हाइड्रोजन इस मिथाइल से एक हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया है इसके हमसाए वाली इस कार्बन के ऊपर, और इस हाइड्रोजन को एज H नेगेटिव हमने इसके ऊपर लेके आए हैं ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हमने इलेक्ट्रॉन के साथ शिफ्ट किया है इस कार्बन के ऊपर तो ये न्यूट्रलाइज होगी, लेकिन ये जो CH3 वाली ये वाली जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें जाने वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले के गया है साथ। अब यहाँ पे क्या हुआ? पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर क्या होगी? चेंज हो गई। ठीक है। तो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये इन दोनों में से किसी स्ट्रक्चर की भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये दो स्ट्रक्चर आपस में रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग है, दैट इज़ 1 और 2, और 3 जो है वो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि रूल जो है जो प्रिंसिपल हमने बनाया है उसके मुताबिक हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूक्लियाई को मूव नहीं कर सकते। चलें जी, थर्ड रूल की तरफ आते हैं। ऑल स्ट्रक्चर्स मस्ट बी प्रॉपर लीवर स्ट्रक्चर। ये आपने लीवर्स थ्योरी पढ़ी होगी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ी होगी FSC के अंदर, तो उस थ्योरी के को जस्टिफाई करते हो। अब उसमें ये है कि जिस तरह हम हाइड्रोजन के केस में कहते हैं कि हाइड्रोजन जनाब एक ही बॉन्ड बना सकती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का जो जब वो बॉन्डिंग में होगी तो उसके आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि एक उसका अपना होगा एक उसने शेयर किया होगा। तो हम कहते हैं कि नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जो है ये सेकंड रो के अंदर आते हैं, सेकंड पीरियड के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आपने पढ़ा है कि 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है।
यानी कि जो सेकंड रो के अंदर नियॉन है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब बॉन्डिंग करते हैं तो वो भी अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड शेल इन्वॉल्व है और उसके अंदर सेकंड शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एस के अंदर आ सकते हैं और 6 पी के अंदर आ सकते हैं, वहाँ पे डी इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब उस पीरियड में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन अपने आउटर शेल के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और ज़ाहिरी बात है आउटर मोस्ट शेल ही बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन एनी मॉलिक्यूल इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सेकंड रो ऑफ एलिमेंट, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो। इसको इस नॉट मोर देन 12 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ थर्ड रो। जब तीसरे में आते हैं तो यहाँ पे हम फिर ल्यूइस के मुताबिक क्या कंडीशन लगाते हैं कि 12 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम इसको अंदर नहीं होने चाहिए, जिसकी एग्जांपल फास्फोरस और सल्फ़र है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, ये एक स्ट्रक्चर है मैथनॉल। मैथनॉल आप जानते हैं CH3OH। हम कहें कि मैथनॉल में जो ये ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो अगर सिंपल मैथनॉल का स्ट्रक्चर लिखें तो आप CH3OH लिखेंगे और ऑक्सीजन के ऊपर क्या शो करेंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्ट्रक्चर है। अगर आप कहें जनाब ये लोन पेयर जो है ये डोनेट हो गया इस कार्बन को इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक हो गया, चलें जी, हो सकता है। लेकिन अगर ये बॉन्ड बन जाए तो फिर कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है, यहाँ पे 5 बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन 5 बॉन्ड बना रही है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, क्योंकि एक बॉन्ड जो है यानी कि एक बॉन्ड पेयर वो दोनों के लिए काउंट होता है। तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड पेयर हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड और एक जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो कितने हो गए, 5 बॉन्ड हो गए। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन कार्बन अकोमोडेट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम मैथनॉल के हवाले से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते, क्योंकि कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, ठीक है। तो कार्बन के मैक्सिमम बॉन्ड जो बना सकती है वो 4 बॉन्ड है, ठीक हो गया। सिमिलरली दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर मैथनॉल बिकॉज कार्बन हैज़ 5 बॉन्ड। एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मेजर रोल ऑफ periodic table कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ये वही बात है जो हम ऊपर करके आएंगे। तो ये बात याद रखिए कि हाइड्रोजन 1 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकती, ठीक है। कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकती। नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकती। ऑक्सीजन ज़्यादातर केसेस में 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकती, ठीक हो गया। वी शुड नॉट राइट स्ट्रक्चर इन विच कार्बन हैज़ 5 बॉन्ड, ठीक हो गया। चलें जी अगले रूल के चलते हैं। ऑल एटम्स इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। अब प्लेन का होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइक्लोऑक्टाटेट्राइन देखते हैं तो अपेरेंटली हमें ये मॉलिक्यूल प्लेनर नज़र आता है और हम बेंजीन की तरह इसके पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, ये इधर शिफ्ट हो, ये इधर शिफ्ट हो, ये इधर शिफ्ट हो, क्योंकि डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद अनदर डबल बॉन्ड है, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। तो ये स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है इसका। लेकिन क्या ये दोनों स्ट्रक्चर हम एज आ रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं? द आंसर इज़ नो। रीज़न क्या है? रीज़न उसकी ये है कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। ये इसके जो ये वाले जो एटम्स हैं ये क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं। ये यानी कि टब शेप इसका मॉलिक्यूल है जो एक्चुअली ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। तो इसके अंदर चूँकि प्लेनैरिटी नहीं रही, जितने भी एटम आप रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं यानी कि जो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है उनका एक प्लेन में होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू राइट द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर वो एक प्लेन में नहीं है तो वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते रेजोनेंस में। अगर वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते रेजोनेंस में तो हम उनका रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं लिख सकते। फिफ्थ रूल है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी द सेम इन ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स। यानी कि जिन दो स्ट्रक्चर को आप आपस में रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के तौर पे लिखना चाह रहे हैं उन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब इसको इस एग्जांपल से हम शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इथिलीन है या इथीन के नाम से आप इसे हमने देखा था, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो अब अगर हम कहें कि जनाब ये जो पाई बॉन्ड है इसका एक एटम एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया और एक कार्बन ने अपना ले लिया, यानी दोनों के पी एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो सकती हैं। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल।
क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जनाब अगर हम इस केस के अंदर ई स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाएगा तो वो पेयर अप हो जाएगा। शेयर्ड होने के बाद वो एक ही मालिकुलर ऑर्बिटल में होंगे ना, तो मालिकुलर एक ऑर्बिटल में वो अनपेयर्ड नहीं रह सकते, वो उनकी स्पिन क्या होगी? पेयर्ड होगी, ठीक है। जब स्पिन पेयर्ड होगी, ये आपने क्वांटम नंबर्स जब पढ़े होंगे उसके अंदर ये चीज़ डिस्कस की होगी कि एक ऑर्बिटल के अंदर यानी कि जो उनका स्पिन क्वांटम नंबर है वो दोनों का सेम नहीं हो सकता। तो सेम नहीं होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ का मतलब क्या है कि दोनों की स्पिन क्या हो जाती है? पेयर्ड हो जाती है। एक अगर क्लॉकवाइज होता है दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो रूल क्या कहता है? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम इन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स। जो भी कैनोनिकल फॉर्म्स आप इस डबल हेडेड एरो से आपस में जोड़ रहे हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी दी सेम, मस्ट बी दी सेम। सिमिलरली ये स्ट्रक्चर याद है आपको, आपने पढ़ी होगी, हमने डीलोकलाइजेशन पढ़ी थी, उसके अंदर जो सेकंड सिस्टम था उसके अंदर हमने तय किया था डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद अनदर पी एटॉमिक ऑर्बिटल और एलिलिक फ्री रेडिकल हमने पढ़ा था, ठीक है, याद आ गया। अगर याद आ गया तो यहाँ वहाँ पे मैंने ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेंशन की थी, तो क्या ये दोनों आपस में रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर हैं? द आंसर इज़ येस। क्यों? अब यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो आपके पास इस कार्बन के ऊपर रेडिकल आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसका मतलब दोनों रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर हैं उनके पास इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये दोनों आपस में रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, जबकि ऊपर वाला केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। ये भी तकरीबन जिस तरह हमने प्लेनैरिटी की बात की तो वो बेसिकली आपका नॉलेज आपको बताता है कि आप पेपर में मॉलिक्यूल लिख के नहीं बता सकते अगर आपने उसका लिटरेचर रेलिवेंट नहीं पढ़ा या एक्सपेरिमेंटली उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया हुआ। इसी तरह डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ जो हैं इनको भी आप एक्सपेरिमेंटली ही आपको पता होना चाहिए। सो द स्ट्रक्चर विद डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट और विल मेक अ लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक्राल्डिहाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है बिकॉज दिस डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज़ इन कॉन्जुगेशन विद दिस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड की एग्जांपल है। तो अगर हम कहें कि फॉर सम इंस्टेंट कि ये पाई बॉन्ड इज़ यहाँ शिफ्ट होता है, ठीक है, दिस वन इज़ शिफ्टिंग ऑन दिस वन एंड ये जो डबल बॉन्ड है जनाब ये यहाँ मूव कर जाता है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है। तो एज़ पर ल्यूअस स्ट्रक्चर तो है ये, क्यों? क्योंकि ये ल्यूअस रूल सभी को फैसिलिफाई कर रही है। हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना, किसी ने भी अपने जो रिक्वायर्ड मैक्सिमम लिमिट है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स नहीं बनाए हुए। लेकिन ये जो है रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या हुआ? डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ आ गई है, ठीक है ना। डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ क्या है कि आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये हाईली जो है स्ट्रेंड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, हाईली स्ट्रेंड स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल्स हैं जो जितने sp2 हाइब्रिड कार्बन के होने चाहिए वो पॉसिबल ही नहीं है अगर इसने ये साइक्लाइज होना है, क्योंकि आपको पता है ना कि 120 का एंगल होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डिस्टॉर्ट हो गया ये बॉन्ड एंगल जो कि एक्सपेक्टेड sp2 हाइब्रिड कार्बन का होना चाहिए। इसी तरह टेट्राहेड्रल के केस में भी तकरीबन यही होता है। तो यहाँ पे इसी तरह ऑक्सीजन के केस में भी, तो इसका मतलब जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल्स हैं वो क्या हो गए, उसकी बजाय क्या एबनॉर्मल बॉन्ड एंगल्स आ गए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगा? ये रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी? डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल्स होंगे। सिमिलरली बेंजीन के केस में आप ये 2 स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है, कि हम जनाब इस पाई बॉन्ड को यहाँ मूव कर दें, यहाँ मूव कर दें, क्योंकि ये आपस में इन कॉन्जुगेशन है, तो ये 2 स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसी तरह हम 3 और स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, डिवार्स स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे ये 3 स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी कंट्रीब्यूशन देखें
तो इन स्ट्रक्चर की कॉन्ट्रीब्यूशन 39% ईच है, जबकि इन स्ट्रक्चर की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है 7% है, जो कि वेरी लिटल है। ठीक है ना। रीज़न उसकी क्या है, अब ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ नॉर्मल जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उससे बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि डेफिनेटली ये करीब इतना तो नहीं हो सकते। ये अगर ये करीब होंगे तो बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, अगर ये दूर हैं तो बॉन्ड लेंथ डिस्टॉर्ट होगी। दोनों सूरतों में क्या होगा, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, मिनिमम होगी, मतलब वेरी लिटिल कंट्रीब्यूशन होगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिनके अंदर डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ होंगे, वो ना तो बाज़ केसेस में बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करते और बाज़ केसेस में उनकी बड़ी थोड़ी लिटिल कंट्रीब्यूशन होती है। सिमिलरली ये एक ऑब्जर्वेशन समझ लें कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, यानी कि जिसको हम रियल मालिक्यूल के लिए एज अ वेट एवरेज जिसकी बात करते हैं, उसकी एनर्जी किसी भी जितनी भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उनसे हमेशा क्या होगी, कम होगी। ठीक है। यानी कि एक्चुअल मालिक्यूल आपका या रेजोनेंस हाइब्रिड जो है उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, हमेशा जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनसे हमेशा क्या होगी, कम होगी। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं इसको। सो इसका मतलब क्या है कि रेजोनेंस अगर किसी मालिक्यूल के अंदर होती है तो वो मालिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। बेंजीन के केस में आगे बेंजीन का पूरा चैप्टर है एरोमेटिक कंपाउंड का, उसके अंदर हम इसकी एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी हम इसकी स्टेबिलिटी का जिक्र करेंगे कि बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो उसकी रीज़न क्या है कि उसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस जो है वो मालिक्यूल या आयन को क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। अब ये जो स्टेबलाइजेशन है ये सिग्निफिकेंट हो जाती है जब हम इक्विवेलेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लिख सकते हैं एक ही मालिक्यूल की, यानी कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये उसी तरह ये मतलब हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेंजीन के केस में अभी पीछे हम पढ़ आए हैं, तो दो स्ट्रक्चर जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इक्विवेलेंट है, 39% ईच है। तो इसलिए बेंजीन जो है उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई है। ठीक है ना। तो जो केमिस्ट हैं वो इस टाइप ऑफ एनर्जी को या इस टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन को रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कहते हैं। अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट होंगी तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, लार्ज होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देख लें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर बेंजीन ये हैं और ये रेजोनेंस हाइब्रिड की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल मालिक्यूल ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ लीवर्स स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाहें तो ये आप इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन, अब एक कार्बन जो है हर कार्बन का डबल बॉन्ड तो नहीं हो सकता ना। ठीक है। अगर हर कार्बन का डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन के तो 5-5 बॉन्ड हो जाएंगे हर बार, तो लीवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है। मतलब जो एक्चुअल मालिक्यूल है उनमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल मालिक्यूल की जो एनर्जी है वो इन रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या हुई, ज़्यादा हो गई, सॉरी एनर्जी कम हुई और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जो जितना डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर से उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस एनर्जी को स्पेसिफिकली डिस्कस करना है, तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ देखेंगे। अब स्ट्रक्चर जो हैं उनकी इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होती। जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है थ्योरेटिकली, यानी कि पेपर के ऊपर जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है और इसको एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस है वो हमारी क्या करती है, प्रूव करती है। सो पेपर के ऊपर फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है, तो उसके लिए फिर आगे सर्टन रूल्स हैं, उन रूल्स को हम देख लेते हैं विद एग्जाम्पल्स। ठीक हो गया। पहला रूल है द मोर कोवलेंट बॉन्ड्स अ स्ट्रक्चर हैज़ द मोर स्टेबिलिटीज़, यानी कि आपने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखने हैं, जिस स्ट्रक्चर के पास ज़्यादा हैं वो ज़्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जांपल ये 1,3-ब्यूटाडाइन इन के 2 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखे हैं।
अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करता है और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर आ जाता है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर करें तो इस स्ट्रक्चर में जो है 2 डबल बॉन्ड है और इस स्ट्रक्चर के कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाकी तो सभी सेम है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अगर कंपेयर करेंगे तो जितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में उससे 1 कम हो जाएगा इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो डेफिनेटली द मोर कोवलेंट बॉन्ड्स अ स्ट्रक्चर हैज़ द मोर स्टेबल इट इज़, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब स्ट्रक्चर विदाउट चार्जेस आर मोर स्टेबल, यानी कि वो स्ट्रक्चर जिनके अंदर चार्ज नहीं होगा वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। एक एग्जांपल तो पिछली आप देख लें कि स्ट्रक्चर के ऊपर चार्जेस हैं, इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी। एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं हम आपको। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें, ये बेसिकली अमाइन है, ठीक है, टर्शरी अमाइन है। तो यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर, इट इज़ इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर हम इसको मूव करें इस डबल बॉन्ड को इस तरफ, सॉरी नाइट्रोजन के लोन पेयर को मूव कर सकते हैं ऑन दिस बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड हम शिफ्ट कर सकते हैं इस कार्बन के ऊपर, तो आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन जब मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकती है, 4 बॉन्ड बना सकती है, और लेकिन जब 4 बॉन्ड बनाएगी तो अपना लोन पेयर इन्वॉल्व करेगी, लोन पेयर इन्वॉल्व करेगी तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी तो जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में डोनर एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो एक्सेप्टर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने अपना पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, चार्जेस हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज नहीं है। तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। ये तीसरा है, चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। सिमिलरली अब चार्ज सेपरेशन कैसे स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करती है, इन स्ट्रक्चर्स को अगर आप और से देख लेते हैं तो ये 3rd कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर, 1st कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हम इनको मूव कर सकते हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन आ गया विद दिस पी एटॉमिक ऑर्बिटल विच इज़ वेकेंट। तो अगर हम इस डबल बॉन्ड को यहाँ मूव करें तो अल्टीमेटली ये जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी 2 चार्जेस हैं, दैट इज़ नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी 2 चार्जेस हैं, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर फ़र्क क्या है, यहाँ पे उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन कम है। तो चार्ज सेपरेशन जो है वो स्टेबिलिटी को क्या करती है, डिक्रीज़ कर देती है। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, जिसमें चार्ज सेपरेशन कम होगी, जिसमें चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगी वो स्ट्रक्चर क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। अब यहाँ पे देखें ये 2 स्ट्रक्चर हैं इस एल्डिहाइड के। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन है विद दिस डबल बॉन्ड। तो नेगेटिव चार्ज को हम मूव कर सकते हैं ऑन दिस बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब दोनों स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम है, दोनों स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो नेगेटिव चार्ज है। तो अपेरेंटली ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो आपके पास वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है तो वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा, क्योंकि वो उसको ज़्यादा आसानी से सस्टेन कर सकता है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा दैन दी अदर स्ट्रक्चर, और इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन रेजोनेंस के अंदर ज़्यादा होगी। सिमिलरली ये अगला रूल है, स्ट्रक्चर इन विच ऑल द एटम्स हैव कंप्लीट वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर स्टेबल। ये तकरीबन पिछली जो भी बातें हुई हैं उन सब का सम अप है, समरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, ये फॉर्मल्डिहाइड है तो इसके अंदर इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर सकते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। सिमिलरली इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर आप कहें कि जनाब ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे,
कम हो जाएंगे, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर इस कार्बन का जो वैलेंस शेल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट नहीं रहेगा। इसको आप जो पहला रूल था नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स वाला रूल, उसके अंदर भी लेके जा सकते हैं, चार्ज सेपरेशन वाले रूल में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर करें तो ये स्ट्रक्चर चूँकि इसमें जो एटम का जो वैलेंस शेल है दैट इज़ कंप्लीट है, हर एटम का ऑक्सीजन का कंसीडर करें या कार्बन का, तो ये मोर स्टेबल है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का तो वैलेंस शेल कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का वैलेंस शेल क्या हो गया, इनकम्प्लीट होने की वजह से ये क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। तो आज की डिस्कशन यहीं तक। आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हमने थ्योरी ऑफ रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, इसके रूल्स और फिर स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस इफेक्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।